बेटा देखिए, हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। तो यूरिन के फॉर्मेशन में पहले हमने पढ़ा है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा पढ़ा था क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो बोलने देखिए, आपको मैंने बताया था, ये देख लीजिए, ये है बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल है। ये था आपका पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और ये है डीसीटी। डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले बताया था, ये देखिए, ये जो ब्लड लेके आती है इसे एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये देखिए, जो ब्लड लेके आती है इसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, और जो ब्लड लेके जाती है इसे इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इफरेंट, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर एक कैपिलरी का नेटवर्क बना देती है। कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी, इसी को कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये देखिए, यहां पे भी एक कैपिलरी का नेटवर्क है, इसको बताया बेटा ये है ग्लोमेरुलस। तो ये जो आपकी एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। इस कैपिलरी नेटवर्क को पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाइए। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। ठीक है। तो बोले ड्यूरिंग ट्यूबुलर सेक्रीशन, बोलने भैया पीसीटी और डीसीटी है ये एब्जॉर्ब करते हैं। भाई ये भी तो लिविंग है ना, ये भी कुछ ना कुछ रिलीज कर रही होंगी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये भी कुछ ना कुछ वेस्ट रिलीज कर रही होंगी, और जो वेस्ट रिलीज करेंगी, देखिए ये रिलीज करेगी और ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। पीसीटी एब्जॉर्ब करेगा और डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी की ग्लैंडुलर सेल्स इस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है। और वो वापस अंदर, ये देखिए, ये मान लीजिए ये पीसीटी है, अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। ये देखिए, ये पीसीटी है और ये डीसीटी है। ये है डीसीटी और ये समझ लीजिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। तो ये रिलीज करेंगे कुछ वेस्ट, ये यहाँ पे वेस्ट रिलीज करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियम को बोल सकते हैं। ठीक है। और इस वेस्ट को यहाँ से उठा लिया जाएगा, पीसीटी और डीसीटी उठा लेगा, ये लिए। ठीक है। और सब कहाँ रिलीज कर देगा बताया, अंदर जो लिक्विड होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ग्लैंडुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है कि भैया ये जो आपका पीसीटी और डीसीटी है इसके चारों ओर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क भी कुछ वेस्ट जो है रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करेंगी? इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम में। अब ये वेस्ट जो है पीसीटी और डीसीटी पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं। इनकी ग्लैंडुलर सेल्स इस वेस्ट को उठा लेंगी।
और कहाँ पे भेज देंगे ये वापस नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ताकि ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाए। बस इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो यहाँ ये जो ट्यूबुलर टर्म यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ट्यूबुलर टर्म इसको बोल रहे हैं कि भैया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ने निकाला है कुछ वेस्ट, और हम है पीसीटी और डीसीटी, हम लोगों ने उठा लिया और उठा करके कहाँ भेज दिया उसको, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भेज दिया। तो ये पर्पस है आपका ट्यूबुलर सेक्रेशन का। तो आइए वापस, तो ड्यूरिंग ट्यूबुलर सेक्रेशन पीसीटी एंड डीसीटी एब्जॉर्ब waste secreted by peritubular capillary network present around PCT and DCT. Glandular cell, बताया बेटा, अभी मैंने बताया पीसीटी और डीसीटी की कौन सी सेल्स ये काम करेंगी, ग्लैंडुलर सेल्स ये काम करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और वापस भेज देंगी कहाँ पे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भेज देंगी। अब ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भैया यहाँ पे पीसीटी, ये है पीसीटी और ये है डीसीटी, ठीक है। तो बोल रहे हैं पीसीटी की ग्लैंडुलर सेल्स क्या क्या, अब भैया जो ये रिलीज करेगी वो ये एब्जॉर्ब करेगी, समझ रहे ना। तो क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, तो सीधे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि यहाँ H+ और अमोनिया जो है ये एब्जॉर्ब करेगी। और डीसीटी में, ये बेटा अपने टेस्ट में भी पिछली बार आया था, है ना, डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब करती है, तो एक तो H+ एब्जॉर्ब करेगी और दूसरा K+ एब्जॉर्ब करेगी, पोटेशियम एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखिएगा। तो पीसीटी की ग्लैंडुलर सेल्स क्या क्या एब्जॉर्ब करती हैं, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया एब्जॉर्ब करती हैं। डीसीटी की ग्लैंडुलर सेल्स क्या क्या एब्जॉर्ब करेंगी, तो H+ एब्जॉर्ब करेंगी और K+ एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, फिर दूसरा आगे दिया, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सम यूरिया आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द, कौन सा पार्ट, ये देखिए थिन पार्ट, आपको बताया बेटा ये है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये पूरा है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। असेंडिंग लिंब के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो ये थिक पार्ट होता है और ये थिन। जरा एक बात बताइए, थिन पार्ट ऊपर है कि नीचे, नीचे है, ठीक है ना भैया। तो देखिए ये लिखा है इन्होंने एनसीईआरटी में, सम यूरिया, बोले कुछ यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कुछ यूरिया एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड रिलीज, और कहाँ रिलीज करेगा, अरे भैया यही रिलीज करेगा, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है यहीं पे रिलीज करेगा और रिलीज कर देगा कहाँ पे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। देखिए इन्होंने क्या कहा, डीपर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। डीपर पार्ट बेटा मैंने आपको बताया था, देखो किडनी में ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मेड्यूला होता है, समझे, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेड्यूला की ओर जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये 300, बेटा इस कंसंट्रेशन को मॉस मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉस मोल पर लीटर। मॉस मोल का मतलब क्या होता है, मिली ऑस्मोल, ध्यान रखिएगा, समझे। तो इसमें यहाँ पे जब हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मॉस मोल पर लीटर की बात करेंगे। मॉस मोल का मतलब होता है मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। आइए वापस, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है 300 मॉस मोल पर लीटर। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ लगभग आती है 400, इसके बाद और नीचे आ जाएंगे तो ये आ जाएगी 600, और नीचे आ जाएंगे, नीचे जाते जाते तो ये चली जाती है 1000 मॉस मोल पर लीटर। यहाँ पे आएंगे तो ये 800 मॉस मोल पर लीटर, और लगभग ये जो लूप ऑफ हेनले की टिप होती है ना, लगभग यहाँ पे लास्ट में जाकर के 1200 मॉस मोल पर लीटर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, समझे। 1200, ये भी एनसीईआरटी का डेटा है कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में इसकी लगभग नीचे की ओर यहाँ पे कंसंट्रेशन 300 मॉस मोल पर लीटर, उसके नीचे जाएंगे 400 मॉस मोल पर लीटर, फिर 600 मॉस मोल पर लीटर, फिर 800 मॉस मोल पर लीटर, फिर 1000 मॉस मोल पर लीटर, और नीचे आ जाएंगे लगभग टिप पे इस एरिया में। तो
मैंने आपको पहले बताया बेटा, जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेड्यूला की ओर जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। कहाँ यूज होगा? इसका यूज होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है, चलिए क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? मैं एक बार फिर से बता रहे हैं कि भैया क्या होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए बताया है, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, दोनों बीच में कैपिलरी का कितनी कैपिलरी का नेटवर्क होता है कोई बताएगा? अप्रॉक्स 50 कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसका डायमीटर ज्यादा, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है। इससे क्या फायदा होता है कोई बताएगा हमको? इसका फायदा क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर होता है, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, कितना होता है? एक्चुअली 60 mmHg। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा कल आपको बताया था मैंने। फिर मगर कुछ चीजें, तो ये प्रेशर क्या चाहता था? ये क्या चाहता था कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाए, मगर कुछ इसके अपोजिट प्रेशर भी काम करता था। एक तो बताया बेटा यहाँ ब्लड में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो में उसको इसके अपोज काम करता है, अपोजिट काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मेन प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसी प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स होती है इनका मेनली सिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीवर में सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होती है ये ब्लड के कंपोनेंट को, ब्लड के लिक्विड पार्ट को वहीं अंदर कैपिलरी के अंदर बनाए रखती हैं, समझे? ये प्रेशर कितना होता है बताइए? 30 mmHg। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है पहले से ही उसके अंदर कोई फिल्ट्रेट पड़ा हुआ होगा, वो भी इसको अपोज करेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 mmHg। फिर बताइए जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे भी तो फ्लूइड होता है, ये भी इसको अपोज करेगा, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 10 mmHg। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर आता है उसे बोलते हैं GFP, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है? 10 mmHg। और बताया था क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है ये प्रेशर के कारण होता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। याद आया? फिर मैंने आपको बताया कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ जरूरी चीजें भी बाहर आ जाती हैं, समझे? तो जो ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जल्दी से तोड़ के रीअब्सॉर्ब करेगा। ऐसे रीअब्सॉर्प्शन क्या बोलेंगे? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, काफी एनर्जी का यूज करेगा। तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है? PCT में। मैंने आपको बताया था बेटा जो PCT की सेल्स होती है इनके सरफेस पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जब माइक्रोविलाई पाए जाते हैं तो इन्हें ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। ये एक्चुअली में कैसी एपिथेलियम होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? तो यहाँ पे ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम 70% एब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम 75% एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। फिर बेटा बताया मतलब देखो यहाँ से आपने ग्लूकोज निकाल लिया, अमीनो एसिड निकाल लिया, सोडियम निकाल लिया, पोटेशियम। तो जब कैटायन निकाल लेते हो तो पीछे पीछे एनायन चले ही आएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्लोराइड निकल आएगा, बाइकार्बोनेट निकल आएगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और क्योंकि आपने सब सॉल्ट निकाल लिया है, सारा सॉल्यूट निकाल लिया है, तो पानी तो पक्का पीछे आएगा, तो पानी भी पीछे वापस आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो लो भैया फिर बता, फिर क्या बारी आ गई थी? सर लूप ऑफ हेनली की बारी आ गई थी। लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, दूसरा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। जो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या बताया था? ये वाटर के लिए। सर जो डिसेंडिंग लिम्ब की वॉल होती है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, NaCl या सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ पे वाटर को निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पहले सोल्यूशन कैसा हो गया था? आइसोटोनिक। यहाँ सर पानी निकाल लिया तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? फिर सर ये असेंडिंग लिम्ब की जो वॉल होती है वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, सॉल्यूट के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है। तो ये सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है, तो सॉल्ट निकाल लिया जाएगा, सोडियम निकाल लेंगे, क्लोराइड निकाल लेंगे, बाइकार्बोनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? सेम यही चीजें यहाँ पे भी निकाल ली जाती है, सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट निकाल लेंगे। अब सर आ जाओ कलेक्टिंग डक्ट। तो याद करो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब होता है? लगभग 95% वाटर जो है
रीएब्सॉर्ब किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, समझे। कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी कौन कंट्रोल करता है बताइए? एडीएच या वेसोप्रेसिन। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो एडीएच ज्यादा निकलेगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जब आपके शरीर में पानी ज्यादा होगा तो एडीएच कम निकलेगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। जब कलेक्टिंग डक्ट में वाटर ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी। जब कलेक्टिंग डक्ट में वाटर कम रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगी, समझे। तो ये डायूरेसिस को घटाता है। डायूरेसिस ज्यादा यूरिनेशन होना, यूरिन हाइपोटोनिक होना, बार बार यूरिन जाना, ये सब डायूरेसिस हो जाता है। तो ये डायूरेसिस को रिड्यूस करेगा, उसके अपोजिट काम करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रिड्यूस करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, समझे। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहला पार्ट बता दिया अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट बता दिया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा पार्ट ऑलरेडी चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो यहाँ मैंने बताया, देखो बच्चों, ये देखो, ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है, और ये है बीच में ग्लोमेरुलस। ऑलमोस्ट 50 कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायमीटर ज्यादा होता है, इसमें डायमीटर कम होता है। तो यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा लगता है। कितना mmHg लगता है? 60 mmHg यहाँ पे प्रेशर लगता है, ठीक है। फिर बताया था, ये देखिए, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये इसका थिक पार्ट है, ये इसका थिन पार्ट है, ठीक हो ना। सन्नाटा नहीं मार रहे हो? हाँ नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया आ रहा है, टाइम झोंका आ रहा है, सर हमको एकदम कभी कभी हो जाता है बेटा। बेस्ट नींद मालूम कौन सी होती है? जो क्लास में आती है, खासतौर से जब टीचर पढ़ा रहा होता है और नींद हमें आए जा रही होती है, मालूम है। हम लोग कभी कभी सोचते भी हैं कि आज घर में जाके सोएंगे, और देखना घर में जाके कौन नींद ना एंड वक्त। ये नींद कभी कभी क्लास में आती है बेटा, चोरी छुपे आती है, बस बच्चा ऐसे देख रहा होता है, ऐसे देख ही रहा होता है ना, और वो धीरे से अंदर से सन्नाटा मार जाता है कि नहीं। आइए, इसलिए मैं जगाता रहता हूँ। जागो, जग रही हो ना, सो तो नहीं रही हो? तो चलो भैया, जग रहे हो ना सब लोग? नहीं, सुबह की नींद पूरी करे ले रहे हम लोग यहाँ पे, थोड़ी घर पे, थोड़ी सुबह सुबह क्लास में हैं। आइए बस देखिए सब लोग, तो जागते रहो मेरे बच्चों, जागते हुए मुस्कुराते हो बच्चों, देखो इधर है कि नहीं। चलिए, तो ये कह रहे हैं, सुनिए, तो ये बता रहे थे बेटा, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होती है, ये भी कुछ वेस्ट रिलीज करती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इस वेस्ट को, ये देखिए, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ने वेस्ट रिलीज किया, और इस वेस्ट को उठा लेती हैं कौन? पीसीटी और डीसीटी की ग्लैंडुलर सेल्स, और उठा करके कहाँ रिलीज कर देती हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, ताकि ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबुलर सेक्रेशन। सर, ग्लैंडुलर सेल्स, एनसीईआरटी ने कहा है कि से ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ पीसीटी क्या क्या रिलीज करती है, क्या क्या पिकअप करती है? H+ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन को, समझे। जबकि ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ डीसीटी क्या क्या एब्जॉर्ब करती है? H+ और A+ को एब्जॉर्ब करती है, समझे। इसके बाद आ जाइए, हाँ, इन्होंने क्या कहा भैया, ये सम यूरिया, इसका जो थिन पार्ट है ना, ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जो कि अंदर इसका नीचे डीप वाला पार्ट है, जो थिन पार्ट है, ये कुछ यूरिया को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेड्यूला की ओर जाते हैं, कंसंट्रेशन, इंटरस्टिशियल स्पेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ऊपर की ओर कंसंट्रेशन 300 मॉस मोल या 300 मिली मॉस मोल पर लीटर होती है, नीचे आएंगे तो 400 मॉस मोल पर लीटर है, फिर 600 मिली ऑस मोल पर लीटर है, 800 मिली ऑस मोल पर लीटर है, 1000 मिली ऑस मोल पर लीटर है, और फिर नीचे 1200 मिली ऑस मोल। ये लगभग लूप ऑफ हेनले की टिप के आसपास पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ जाए, ये भी एक स्टेटमेंट है नीचे, ट्यूबुलर सेक्रीशन
is the main mode of excretion कहाँ पे? Marine fishes and some amphibians। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पे ग्लोमेरुलस पाया ही नहीं जाता है। इधर आ जाइए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो कलर होता है ये पेल येलो, हल्का पीला। बेटा पेल येलो का मतलब होता है हल्का पीला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल, एक पिगमेंट पाया जाता है। इसमें जो मेन पिगमेंट पाया जाता है वो यूरोक्रोम है, ध्यान रखिएगा। तो यूरिन का जो कलर है ये हल्का पीला पेल येलो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट यूरोक्रोम। ये क्यों बनता है? ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ध्यान रखेंगे। ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें पिगमेंट होते हैं? तो यूरोबिलिन भी पाया जाता है, यूरोएरिथ्रिन भी पाया जाता है। कलर क्या? यूरिन का कलर, हाँ कभी कभी यूरिन का कलर कुछ वेरी भी करता है। जब आप बीटा कॉम्प्लेक्स ले लें या बीट रूट ले लें या कुछ ड्रग्स के केस में भी ये थोड़ा वेरी करता है। ओडर, इसका जो बैड स्मेलिंग ओडर होता है ये यूरिनोड सब्सटेंस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। जो बैड स्मेलिंग ओडर होता है ये यूरिनोड सब्सटेंस के कारण होता है। यूरिन अगर कहीं पे पड़ी रहे तो थोड़ी देर बाद उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्मेल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर यूरिन वैसे ही पड़ी रहेगी तो वहां पे बेटा यूरिया लिखा है, यूरिया का ब्रेकडाउन हो जाएगा और यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। अमोनिया की काफी पंजेंट स्मेल होती है, ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे यूरिन पड़ी रहती है तो थोड़ी देर बाद उसमें पंजेंट स्मेल आने लगती है। उसका रीजन है अमोनिया यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और किस केस में कलर में, इसमें स्मेल में चेंज आ सकता है? बेटा अगर आप सैफ्रॉन, केसर होता है, सैफ्रॉन कंज्यूम कर लें, एस्परेगस कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, इन सभी केसेस में इनका स्मेल जो है चेंज हो सकती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से थोड़ी सी भारी होती है तो 1.003 टू 1.004 होता है, ठीक है। अभी और इसके हम लोग कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और बातें हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला तो है इसमें टोनिसिटी जो है बेटा, इसमें कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो ये यूरिन होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होती है, तो इसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं। बट अगर बोल रहे कोई भाई लोग बहुत ज़्यादा पानी मान लो कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है या ऐसे फ्रूट खा रहे हैं जैसे वाटरमेलन है जिनमें ऑलरेडी ही वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, या कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए आराम से सो रहे हैं एसी रूम में बैठे हुए, समझे, तो पानी आ जाता रहा है शरीर में, यूज़ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगी? हाइपोटोनिक हो जाएगी। या फिर भैया बढ़िया धूप में हम लोग लाइन लगाए हैं, आ गया आधार कार्ड में खराबी हो गई है ऐसा होता है ना, या वोटर आईडी कार्ड बनाने, और फिर से आप वोटर आईडी कार्ड बनाने चले जाइए और एकदम से सभी को मैसेज आ जाए, तो हम लोग लंबी लाइन लगा करके धूप में, बढ़िया है ना, अभी थोड़े दिन पहले जो मई नहीं चल रहा था, मई जून की धूप में खड़े हुए हैं, लाइन लगाए और पता चला नंबर जब तक आया तब तक लंच हो गया। मजा आ जाता है, तबीयत खुश हो जाती है कि नहीं। तब तो और बोले सर अब तो कहीं की नहीं रहे, ना वापस जाने में ना आगे जाने में, वापस जाएंगे तो दिक्कत, आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि लंच हो गया, समझे। तो इतना मतलब मेहनत के बाद, काफ़ी हम लोग मेहनत कश लोग हैं, है ना, बात बात पे कभी भी मेहनत करनी पड़ जाती है। पता चला नीट हो रहा था, नीट के बाद रीनीट हो गया, लो नीट दे करके आए थे, नंबर मिलाए कि लो रीनीट का बवाल आ गया, कहीं सुना रीनीट का कहीं कॉन्सेप्ट आ जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी, मतलब लगेगा कि फीलिंग आ रही है यार, एकदम फीलिंग आ जाएगी, लगेगा मजा आ गया। ऐसा तो सोचा ही नहीं था ना, वैसा भी हो ही गया जीवन में, जब ऐसा हो ना जाए नहीं। चलिए आइए, तो ये कह रहे हैं इसमें, सुनिए, तो बोल रहे भैया हाँ वॉल्यूम की बात चल रही थी कि भैया पानी, मान लो आप खूब लंबी लाइन लगाए हो, धूप में खड़े हो हैं, तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ज़्यादातर हम लोग एक बोतल लेके जाते हैं, पता चला 1 घंटा खड़ा होना वो पड़ गया, तो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, क्योंकि हम लोग काम हम तो करते नहीं बेटा, ऐसे बैठे रहते हैं, कभी पानी आनी भी पीना होता है, घर में होते मम्मी जरा पानी दे दो,
है ना, ऐसी आदत होती है। तो कामचोर टाइप के लोग होते हैं हम लोग। और ऐसे में कहीं भारी सामान मालूम कब, जब हम लोग अपना रूम शिफ्ट कर रहे होते हैं भाई, है ना, शिफ्टिंग करने में तो शरीर दर्द होने लगता है दूसरे दिन, है ना, सब सामान रखा, पसीना आ जाता है, देखना उसी समय पसीना आता है, तब पता चलता है कि हम कितने कामचोर हैं, समझे। क्योंकि अगर आपको इतने में समझो जोर पड़ गया, किताबें को सबसे ज्यादा भारी हम लोग पास एक ही सामान होता है, हमारी किताबें। पढ़े ना पढ़े जमा को करते हैं, देखिएगा एक आदत होती है हम लोगों की, पर जहां से मिलती है, जितनी मिलती है उठा लाते हैं। इतनी कभी कभी तो उठा लेते हैं कि काम की किताब मिलती ही नहीं है, इस कूड़े में ढूंढने नहीं बनता है ना। तो ये भी बात है कि कभी कभी मन आ जाता है, हम लोग अपनी किताबें ढंग से लगाएंगे, इंसानियत से रहेंगे, इंसान की तरह कमरा रखेंगे, याद आ रहा, तो पूरा दिन लगा के कमरा सुधारते हैं, अलमारी में सारी किताबें ठीक से रखते हैं और कसम खाते हैं कि अब हम लोग अपनी किताबें इधर उधर नहीं करेंगे, सारी किताबें ठीक से रखेंगे। बस एक दिन दो दिन फिर अपनी औकात पे आ जाते हैं, ये किताब वहाँ, वो किताब, अरे मन में अरे रख लेंगे, ठीक से रख लेंगे, मगर वो फिर से वही दिन उसी दिन आता है जब हम एकदम सुधारने पे उतर ही आते हैं, ठीक है। तो आइए, तो ये खैर, तो कह रहे वॉल्यूम, हाँ भैया वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कभी कभी देखना हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, देखिएगा उस समय वॉल्यूम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वाटर का लॉस हो जाएगा, तभी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे केस में जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और एसी रूम में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, काम तो कुछ करते ही नहीं हम लोग, समझे ना। तो उस केस में क्या होगा, पानी जब ज़्यादा होगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी और यूरिन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो बोल रहे देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, तो ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी यूरिन का जो है आपका वाटर, वहाँ यूरिन का वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाएगा। फिर कंजर्व, हाँ ये बोले डाईयूरेटिक सब्सटेंस, बेटा अभी बताया था डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होना, और अगर यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, समझे ना, मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं तो वो केमिकल जो यूरिन का अमाउंट बढ़ा देते हैं, इन्हें डाईयूरेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वो सब्सटेंस जो यूरिन का अमाउंट या वॉल्यूम बढ़ा देंगे उन्हें डाईयूरेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये डाईयूरेटिक सब्सटेंस में बेटा ये करते क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 95% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट की वॉल की परमिएबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, समझे। यूरिन ज्यादा बनना, ज्यादा होना, तो फिर डाईयूरेसिस, तो ये उसको रोकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये जो सब्सटेंस है, जैसे चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, ये ADH के सेक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं। जब ADH कम निकलेगा तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। अब जब कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाईयूरेसिस। यूरिन का अमाउंट ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। केमिकल कंपोजिशन तो ज्यादातर तो वाटर ही होता है, 95 to 96% इसमें वाटर होता है, 2% इसमें यूरिया, क्योंकि ह्यूमन जो है यूरियोटिलिक होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ये यूरिया होता है, इनको हम लोग यूरियोटिलिक बोलते हैं। दूसरा 2 से 3% यहाँ पोटेशियम है, क्रिएटिन है, प्यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है, ऑक्सिलेट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस की, क्या ये भी हो सकता है। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था रीनल ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेशोल्ड, ग्लूकोज की रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है बताइए, 180 mg पर डेसीलीटर, या 1 रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 180 mg पर 100 ml, इसको बोलते हैं रीनल
रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट ये किसके लिए बताई जा रही है? ग्लूकोज के लिए। रीनल थ्रेशोल्ड लिमिट है, समझे, ध्यान रखिएगा। मतलब ब्लड में मैक्सिमम ग्लूकोज इतना रह सकता है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में अगर इससे ज्यादा होगी, देखिए अगर कंसंट्रेशन इतनी है तो अभी हमने पढ़ा था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में नेफ्रिक फिल्ट्रेट से सारा का सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वो यूरिन में नहीं आएगा। बट अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 180 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे यूरिन से या नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ये ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। इसी बीमारी को, इसी कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे, ठीक। कभी कभी कीटोन बॉडीज आने लगती हैं जब ज्यादा फैट का मतलब ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा ना, तो कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगेगी। तो यहाँ इसको बोलते हैं कीटोयूरिया। फिर ये देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था, सुनिए ध्यान से, ये बोमिन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये देखिए, इसमें बाहर ये जो आउटर वॉल है इसमें फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। ये कैसी एपिथेलियम होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम। ये होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम। और अंदर जो है, इसमें अंदर की ओर यहाँ पर ये पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए, कि यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इन्हें पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। और इनके बीच बीच में ये जो पोर्स दिख रहे हैं इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं। स्लिट पोर्स। तो पहले मैंने आपको बताया था जो बाहर वाली वॉल होती है इसे पैराइटल वॉल कहते हैं और जो अंदर वाली वॉल होती है इसे विसरल वॉल कहते हैं। ये फ्लैट सेल्स की बनी हुई होती है, इसे स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। पोडोसाइट सेल्स क्या होती हैं? इनके सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनको पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। इनके बीच बीच में जो ये गैप पाया जाता है इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो स्लिट पोर्स होते हैं इनका साइज इतना छोटा होता है कि इनसे कोई प्रोटीन नहीं निकल पाती है, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है। मगर कभी कभी इन्फेक्शन के कारण या नेफ्रॉन में जलन होने लगती है बेटा, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। नेफ्रॉन में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे नेफ्राइटिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेफ्राइटिस या नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन के समय ये स्लिट पोर्स का साइज बढ़ जाता है। अब जिससे ये एल्बुमिन प्रोटीन आपकी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाएगी। अब बेटा ये एक बार अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ गई ना तो इसको कोई आप रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसको निकालने के लिए कोई जगह नहीं, फिर ये यूरिन के साथ बाहर ही जाएगी। और मैंने आपको बताया है, देखो बेटा मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है और ये ब्लड है। ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट ये ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर क्या चाहता है कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए। मगर यहाँ पे पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन, ये सब एल्बुमिन प्रोटीन होती है। यहाँ पे है एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है। ये इसके अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है,
इसके अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है, इसको बोलते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, या ये ब्लड का लगने वाला जो प्रेशर है ना, जो कैपिलरी की वॉल में प्रेशर लगता है, ये इसको बैलेंस कर लेता है, जिससे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट बाहर नहीं जा पाता है। मगर अब क्या हो गया, नेफ्राइटिस में जो आपकी मेजर प्रोटीन थी, जो BCOP को मेंटेन कर रही थी, वो तो चली गई यूरिन के थ्रू बाहर, तो ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाएगी। एल्बुमिन प्रोटीन कम होने से BCOP मेंटेन नहीं हो पाएगा, BCOP मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ये जो इसका लिक्विड कंपोनेंट है ना, ये बाहर आता जाएगा। समझे? देखो बेटा, बाहर तो ये थोड़ा बहुत आता ही है पहले भी, वो लिम्फ में कन्वर्ट होता है और लिम्फ फाइनली अल्टीमेटली वेन में डाल दिया जाता है। मगर जब एल्बुमिन कम होगी ना, तो कुछ ज्यादा ही बाहर आने लगेगा, उतना वापस अपटेक नहीं होता है। समझे? तो उससे क्या होगा, जैसे आपका चेहरा है, चेहरे में थोड़ा फूलापन होगा, पफीनेस, फूला फूला सा दिखाई देगा, हाथ जो है ये थोड़े से सूजे से दिखाई देंगे, पैर, क्योंकि पैर आपके नीचे रहते हैं, इनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो पैरों में भी हल्की सी स्वेलिंग दिखाई देगी, सूजन ऐसी दिखाई देगी। समझे? चोट उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। समझे? ऐसे मरीजों को ऑपरेट जल्दी नहीं किया जाता है जब तक उनका एल्बुमिन का लेवल लगभग ठीक ना हो, ऑपरेशन में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एल्बुमिनूरिया क्या होता है, अभी बताया। ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल में दो वॉल होती है, एक तो आउटर वॉल, दूसरी इनर वॉल। जो आउटर वॉल होती है इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल वॉल। जो इनर वॉल होती है इसको क्या बोलते हैं, विसरल वॉल। विसरल वॉल में जो ये स्पेशल सेल्स होती है इनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स। इनके बीच में जो पोर पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। तो जब नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इसे नेफ्राइटिस बोलते हैं, इस समय स्लिट पोर्स का साइज जो है बढ़ जाएगा, तो एल्बुमिन जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आने लगती है और फाइनली यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर जाने लगती है। इसी कंडीशन को एल्बुमिनूरिया बोलते हैं। इसमें और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये मैंने आपको बता दिया, इससे क्या डिस्टर्ब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हीमेट्यूरिया, ब्लड सेल्स कभी कभी पता है ना, कुछ इन्फेक्शन के केस में यहाँ पे इनका स्लिट पोर्स का साइज बढ़ जाएगा, तो ब्लड सेल्स भी आने लगती हैं यूरिन में, इसी को हीमेट्यूरिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में आने लगे तो हीमोग्लोबिनोयूरिया। कभी कभी बेटा इन्फेक्शन है उस समय पस सेल्स भी यूरिन में आने लगती हैं, तो इसे पायूरिया कहते हैं। किडनी कभी कभी ठीक से काम नहीं कर पाती है, किडनी फेलियर का केस होने लगता है या किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये यूरिया को ब्लड से ठीक से नहीं हटा पाएगी। अब यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, इसे यूरीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, यूरीमिया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। तो बेटा ये यूरिन का कंडक्शन कैसे होता है, यूरिन के कंडक्शन का पाथ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ पहले ही कि जो किडनी होती है वो अंदर से डिवाइडेड होती है। जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ये आउटर पार्ट होता है, और जो इनर पार्ट होता है इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। मेडुलर में ये इस तरह से पिरामिड्स पाए जाते हैं, कि जो पिरामिड होते हैं रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। बोल रहे हैं जो पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट यहाँ पे, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट यहाँ पे बैंड के फॉर्म में इन पिरामिड्स के बीच में भी पाया जाता है, इन पिरामिड्स के बीच में भी पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ये तो एक बात है। फिर मैंने आपको बताया, देखिए ये बोमेन कैप्सूल है, ये दिख रहा है, ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल है। ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले है या हेनले लूप है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये देखिए ये भी कलेक्टिंग डक्ट है
और ये भी कलेक्टिंग डक्ट है। बेटा जब एक से ज़्यादा कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ती हैं तो ये बनाती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। ध्यान रखिएगा, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ती हैं तो ये बनाती डक्ट ऑफ बेलिनाई। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये देखिए, ये डीसीटी जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में, कई सारी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ेंगी और कई सारी कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये बना देगी डक्ट ऑफ बेलिनाई। तो यूरिन, बेटा मैंने आपको बताया था यूरिन टर्म कहाँ पे देते हैं हम लोग, यूरिन टर्म तब देते हैं जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ जाए, समझे। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट बताया बेटा, जब कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ेंगी तो क्या बना देगी, डक्ट ऑफ बेलिनाई बना देगी। डक्ट ऑफ बेलिनाई कहाँ ओपन होती तो बताया था बेटा, जो मेरे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। तो डक्ट ऑफ बेलिनाई कहाँ ओपन होती है, ये मेड्यूलरी पिरामिड में ओपन होती है। फिर मैंने आपको बताया बेटा, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड होता है ना, ये देखिए ध्यान से, मेड्यूलरी पिरामिड में ये जो पार्ट होता है ये ब्रॉडर पार्ट होता है और ये नैरोवर पार्ट होता है। ये आगे चल के एक डक्ट में ओपन होता है जिसको हम लोग माइनर कैलिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये मेड्यूलरी पिरामिड आगे चल के एक डक्ट में ओपन हो रहा है, इसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया दो या दो से ज्यादा माइनर कैलिक्स जब आपस में मिलते हैं तब ये बनाते हैं मेजर कैलिक्स। दो या दो से ज्यादा, दो तीन में माइनर कैलिक्स जब आपस में, देखिए माइनर कैलिक्स हैं जो आपस में मर्ज हो रहे हैं तो ये बना देते हैं मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होता है, ये रीनल पेल्विस में ओपन होता है। रीनल पेल्विस के आगे कहाँ जाएगा, यूरेटर, और यूरेटर से आएगा यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में ना ये आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा कैसी मसल्स होती हैं ये, तो ये स्मूथ मसल्स होती हैं, इन्हें डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मिक्चुरेशन, जब यूरिन को रिलीज करते हैं इसे मिक्चुरेशन बोलेंगे, तो ये मिक्चुरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं। मिक्चुरेशन या यूरिन रिलीज करने में हेल्प करती हैं। ठीक हो ना भैया, सब लोग ठीक हो ना, सन्नाटा तो नहीं मार रहे हो बेटा, देती होश में होना पूरी तरह से, चलिए आइए। तो ये कह रहे हैं, फिर अंदर वाली लाइनिंग बेटा बताया था मैंने आपको, जहां पे पानी पाया जाता है तो वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम। अब यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस भी बनानी है और ऐसी होनी चाहिए जिसमें खिंचाव आ जाए, समझे, खींच सके। तो इसको ऐसी एपिथेलियम को बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो यहाँ पे जो इसकी इनर लाइनिंग होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। कितना ये यूरिन स्टोर कर सकता है, 0.5 से 1 लीटर तक यूरिन ये स्टोर कर सकता है। फिर ये आगे चल के बेटा ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ये अंदर वाली ओपनिंग है, ये बाहर वाली ओपनिंग है। जो अंदर वाली ओपनिंग होती है इसमें दो स्पिंचर पाए जाते हैं, इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए दो स्पिंचर पाए जाते हैं, एक आउटर इनर स्पिंचर और दूसरा आउटर स्पिंचर। जो इनर स्पिंचर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है और आउटर जो है ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। यूरेथ्रा, बेटा ये जो यूरेथ्रा मैंने आपको बताया था, फीमेल में इसकी लंबाई कम होती है, ये 4 सेंटीमीटर का होता है, मेल में इसकी लंबाई ज्यादा होती है, ये 20 सेंटीमीटर का होता है। और ये आगे चल करके कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट की तरह से काम करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वापस देख लीजिए, जवाब दीजिए, इधर देखो बेटा सब लोग जवाब दो। तो जो किडनी होती है ये अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। मेडुला में छोटे छोटे पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल पिरामिड बोल सकते हो। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट बैंड के फॉर्म में पिरामिड के बीच बीच में भी पाया जाता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं
ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल है, ये क्या है बेटा पीसीटी, ये क्या है पीसीटी, और ये क्या है लूप ऑफ हेनले। कई सारी डीसीटी, डीसीटी कहाँ ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, और जब दो से ज्यादा या कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में कनेक्ट होती है तो इनका वो क्या बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनाई। डक्ट ऑफ बेलिनाई कहाँ में ओपन होगी रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड में ओपन होगी। अभी बताया बेटा ये जो मेड्यूलरी पिरामिड होता है ये इसका ब्रॉडर पार्ट है, ये कॉर्टेक्स की ओर पाया जाएगा, ये नैरो पार्ट है, ये मेड्यूला की ओर पाया जाएगा। जो नैरो पार्ट है इसमें ये आगे चल के ट्यूब में ओपन होगा जिसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा ट्यूब माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ती है तो ये बनाता है मेजर कैलिक्स। सारे ये मेजर कैलिक्स यहाँ ओपन होंगे, कहाँ ओपन होंगे रीनल पेल्विस में, समझे। पेल्विस जो है आगे चल करके किससे कनेक्ट होगा यूरेटर से, और यूरेटर कहाँ ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर से। जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसकी वॉल पे स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं टेट्रोसर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैच्योरेशन में हेल्प करती है। जो इनर लाइनिंग होती है ये बनी होती है स्पेशल एपिथेलियम की, जो वाटर रेजिस्टेंट भी होती है और खींच सकती है, भैया स्ट्रेच हो सकती है, डिस्टेंसिबल होती है। ऐसी एपिथेलियम को क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मैक्सिमम कितना यूरिन स्टोर कर सकता है 0.5 से 1 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है। इसके बाद ये इसकी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो अंदर वाली ओपनिंग होती है यहाँ पे दो गार्ड पाया जाता है बेटा, इसमें इसको गार्ड करने के लिए दो स्पिंचर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो स्पिंचर है एक तो इनर स्पिंचर और दूसरा आउटर स्पिंचर। जो इनर स्पिंचर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है और आउटर स्पिंचर जो है स्केलेटल मसल्स पाई जाती है, ठीक है। अब यूरेथ्रा जो है फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है, मेल में जो है 20 सेंटीमीटर, और ये वर्क करता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की तरह से, ठीक है।